हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विलियम हेजलिट। ये राइटर है जिनकी आप तस्वीर देख सकते हैं सामने। इनके द्वारा लिखा गया फादर्स लेटर। ठीक है ना, ये एक लेटर है जो इन्होंने अपने पुत्र को लिखा था। तो ये हमारे टीईटी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वर्ग 1 के एग्ज़ाम, उनमें ये आपके सिलेबस में है और बहुत अच्छा सा एक पत्र है। एक पिता कैसे अपने पुत्र को दुनियादारी के बारे में सिखा रहा है जब वो अपने स्कूल जा रहा होता है। तो एक ऐसी चीज़ है जो हर पिता अपने बच्चे को सीख देना चाहता है कि वो दुनिया में कैसे रहे, कैसे बोलचाल करे, कैसे संबंध बनाए और दुनिया का सामना किस तरह से करे। तो आइए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। अ फादर्स लेटर, ना, विलियम हेजलिट के द्वारा लिखा गया। आइए फ्रेंड, इस चैप्टर से जुड़ी हुई कुछ खास चीज़ों को देख लेते हैं। पहले एज ए का टाइटल जो है फ्रेंड, इसको जरूर ध्यान रखिए, ऑन द कंडक्ट ऑफ लाइफ। ये एज ए का टाइटल है क्योंकि टाइटल पूछा जा सकता है। फादर्स लेटर ये तो हमको सबको पता है, लेकिन हम ज़्यादातर टाइटल को भूल जाते हैं। इट वॉज ओरिजिनली गिवन टाइटल एडवाइस टू स्कूल बॉय। पहले इसको टाइटल दिया गया था एडवाइस टू स्कूल बॉय, एक स्कूल के लड़के को सलाह, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया ऑन द कंडक्ट ऑफ लाइफ। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म का मतलब है कि जब ये अपने हाथों से लिख करके विलियम हेजलिट ने अपने पुत्र को भेजा था, तब इसका टाइटल ये था एडवाइस टू ए स्कूल बॉय। बाद में इनके पुत्र ने जब इसको प्रकाशित करवाया इनकी मृत्यु के बाद, तो उसका टाइटल चेंज कर दिया ऑन द कंडक्ट ऑफ लाइफ। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड कि ये प्रकाशित हुआ था विलियम हेजलिट की मृत्यु होने के बाद 1836 में, ना, 1836 में इसे प्रकाशित किया गया था। ये एज ए प्रकाशित हुआ था फ्रेंड। इनकी किताब छपवाई गई थी, लिटरेरी रिमेन्स ऑफ द लेट विलियम हेजलिट विद नोटिस ऑफ हिज लाइफ। इस नाम की पुस्तक प्रकाशित हुई थी, है ना, नाम ध्यान रखिए, लिटरेरी रिमेन्स ऑफ लेट विलियम हेजलिट। इनके पुत्र का नाम भी विलियम हेजलिट जूनियर है ना। अंग्रेजों में और ख़ासतौर से यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग हैं, इनमें ये प्रथा पाई जाती है, जो पिता का नाम रहता है वही पुत्र का नाम भी रख दिया जाता है, बस सीनियर जूनियर लगा देते हैं। तो इनके पिता का जो नाम था विलियम हेजलिट, वही नाम इनके पुत्र का है, बस विलियम हेजलिट जूनियर कहा जाता है। इन्हीं को ये पत्र लिखा गया था विलियम हेजलिट के द्वारा और बाद में इन्होंने इसको प्रकाशित करवाया 1836 में। फ्रेंड्स, विलियम हेजलिट का जन्म 10 अप्रैल 1778 को मैडस्टोन, कैंट, इंग्लैंड में हुआ था। विलियम हेजलिट के पिता जो थे फ्रेंड, यूनिटेरियन मिनिस्टर थे चर्च में। चर्च में बहुत सारे पद होते हैं जो चर्च को चलाते हैं। जैसे अपने यहाँ हिंदुओं में मठ या आश्रम होते हैं, या मंदिर को संचालन करने वाली जो समिति होती है उसमें जो कार्यकारी लोग रहते हैं, ऐसे ही चर्च में जो लोग रहते हैं जो वहाँ का कामकाज संभालते हैं, तो वो पद पे थे यूनिटेरियन मिनिस्टर। फ्रेंड्स, विलियम हेजलिट को भी न्यू कॉलेज, ये हैकनी करके जगह, यहाँ पर भेजा गया था कि वो उसी तरह की शिक्षा पा सकें और बाद में उनके पिता के जैसे वो भी एक मिनिस्टर बन जाए चर्च में। एंड न्यू कॉलेज में पढ़ते समय विलियम हेजलिट जो है, इनका धीरे धीरे जो है रिलीजियस पढ़ाई में मन नहीं लगने लगा और इनका रुझान जो है पोइट्री की तरफ और साहित्य की तरफ, ये ज़्यादा इनका रुझान होने लगा। तो इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कदम रख लिया और इस रिलीजियस पढ़ाई को वहाँ छोड़ दिया। जैसा अभी हमने देखा फ्रेंड कि इन्होंने वो रिलीजियस पढ़ाई में इनका मन नहीं लग रहा था, तो बिना डिग्री हासिल किए ही इन्होंने उस पढ़ाई को अधूरा छोड़ दिया। विलियम हेजलिट सुनते थे कई पोइट्स को, जैसे कि सैमुअल टेलर कॉलरेज, जो एसटी कॉलरेज के नाम से जानते हैं। एक बार ये प्रवचन देने के लिए आए थे पास के एक चर्च में जो 10 किलोमीटर दूर था जहाँ ये रहते थे। ये इतने ज़्यादा उतावले थे, उत्सुक थे उस लेक्चर को सुनने के लिए कि 10 किलोमीटर तक ये पैदल चल करके मिट्टी में से होते हुए वहाँ पे गए थे। और जब एसटी कॉलरेज को उन्होंने सुना तो बहुत प्रभावित हुए। वहीं से इनके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं भी आगे जाके साहित्य के क्षेत्र में
इस तरह से नाम रोशन करूँगा। बाद में इनकी मुलाकात फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ से भी हुई। ये भी एक बहुत महान कवियों में से गिने जाते हैं। तो एस.टी. कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसे दो महान शख्सियतों से मिलने के बाद ये बहुत ज़्यादा इनकी रुचि हो गई पोएम लिखने में, पोएट्री पढ़ने में, साहित्य में, और इन्होंने पूरा मन बना लिया कि आगे की पढ़ाई ये नहीं करेंगे, यानी रिलीजियस पढ़ाई जो थी वो उसको छोड़ देंगे और फिर ये साहित्य के क्षेत्र में आ गए। फ्रेंड्स, विलियम हैजलिट शुरुआती जीवन में पेंटर बनना चाहते थे, एक चित्रकार बनना चाहते थे। इन्होंने कई पेंटिंग भी बनाई, चार्ल्स लैम की बनाई एक पेंटिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पेंटिंग बनाई। लेकिन धीरे धीरे इन्हें समझ में आने लगा कि ये उतने उच्च दर्जे के जो है पेंटर शायद नहीं बन पाएंगे, और चूंकि इनकी मुलाकात इस तरह के जो ग्रेट राइटर्स हैं, ग्रेट पोइट्स हैं, चार्ल्स लैम, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरेज, इनसे होती थी, तो साहित्य में इनकी रुचि बहुत बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे इन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़ के, यानी पेंटिंग छोड़ के, रिलीजियस पढ़ाई छोड़ के, और पूरी तरह से साहित्य के क्षेत्र में आने का फैसला कर लिया। विलियम हैजलिट की शादी फ्रेंड सारा स्टोडार्ट इनसे 1808 में हुई थी। सारा स्टोडार्ट इनसे हुई थी 1808 में। हालांकि इनका मैरिड लाइफ जो थी वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, इनके बीच में मनमुटाव होने लगा और धीरे धीरे ये स्थिति आ गई कि इन दोनों ने आगे जाके डिवोर्स ले लिया। फ्रेंड्स, विलियम हैजलिट और सारा स्टोडार्ट, इनका केवल एक ही पुत्र हुआ जिसका नाम इन्होंने अपने नाम के ऊपर ही रखा, तो इसका नाम हो गया विलियम हैजलिट जूनियर। ये 1811 में इनका जन्म हुआ था। विलियम हैजलिट से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकी मेजर वर्क्स हैं, है ना। ये सारी चीज़ों को हम इनकी बायोग्राफी में ऑलरेडी देख चुके हैं फ्रेंड। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप चैनल पे जा कर के देख सकते हैं, ऐप पर भी अवेलेबल है। फिलहाल के लिए हम केवल खास चीज़ें देख रहे हैं। तो इन्होंने एक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, ये इनकी एक रचना है जो फेमस है, 1817 में लिखी थी। टेबल टॉक 1821 से 22 के बीच में। अ कलेक्शन ऑफ एजेज, स्कैंडल एंड हार्ट ब्रेक, ये 1820 में। इसके अलावा भी और बहुत सारी रचनाएं इनकी जो वर्ल्ड फेमस हैं। इनकी बाकी सारी रचनाएं और बाकी जीवन के बारे में फ्रेंड हम बायोग्राफी में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप उसे जा कर के चैनल पे देख सकते हैं। आइए फ्रेंड, अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं जिसका नाम है अ फादर्स लेटर। तो फ्रेंड, इसकी शुरुआत जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी सवाल पूछा जाता है। शुरुआत वो करते हैं माय डियर लिटिल फेलो, है ना। यहाँ पे वो अपने पुत्र को जो है फेलो यानी साथी के रूप में संबोधित कर रहे हैं। मेरे प्यारे छोटे से मित्र, साथी। यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल, अब तुम स्कूल में सेटल होने के लिए जा रहे हो। एंड मे कंसिडर दिस एज योर फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड, और तुम ये समझ सकते हो कि ये तुम्हारा बाहर की दुनिया में पहला कदम है। एज माई हेल्थ इज सो इनडिफरेंट, चूँकि मेरा स्वास्थ्य उतना सही नहीं है। एंड आई मे नॉट बी विद यू लॉन्ग, और मैं हो सकता है कि ज़्यादा समय तक तुम्हारे साथ में ना रहूँ। आई विश टू लीव यू सम एडवाइस द बेस्ट आई कैन, मैं तुम्हारे लिए कुछ सलाह दे छोड़ रहा हूँ जो बेस्ट आई कैन, यानी जो सबसे अच्छा मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। फॉर योर कंडक्ट इन लाइफ, तुम्हारा जो जीवन में आचरण है उसके लिए मैं तुम्हारे लिए सलाह छोड़ के जा रहा हूँ। बोथ दैट इट मे बी ऑफ यूज टू यू एंड एज समथिंग टू रिमेंबर मी बाय। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो मैं सलाह छोड़ के जा रहा हूँ ये दोनों तरह से लाभकारी होगी तुम्हारे लिए, और एक मेरी याद के रूप में भी तुम्हारे साथ रहेगी, यानी जब भी तुम कभी मुझे याद करोगे तो इन सलाह को देखोगे। आई मे एट लीस्ट बी एबल टू कॉशन यू अगेंस्ट माई ओन एरर्स, कि मैं कम से कम तुम्हें इस बारे में चेता सकता हूँ कि मेरी जो खुद की गलतियाँ थी, जो गलतियाँ मैंने करी वो तुम ना करो।
इफ़ नथिंग एल्स, या इससे ज़्यादा अगर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ तो कम से कम मैं तुम्हें इतना तो सिखा ही सकता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने करी वो तुम ना करो। हर पिता फ्रेंड यही चाहता है कि उसने अपने जीवन में जो गलतियाँ करी है ना, जिन गलतियों की वजह से वो हो सकता है कि उतना आगे ना बढ़ पाया हो या उसे आगे जाके कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा हो। तो एक पिता की भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। मेरा स्वास्थ्य अब उतना अच्छा नहीं रहता है, हो सकता है कि मैं ज़्यादा लंबे समय तक तुम्हारे साथ नहीं रहूं, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ सलाह छोड़ के जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में आचरण का तरीका बताएंगी, कैसे रहा जाता है, कैसे व्यवहार किया जाता है, और ये एक मेरी याद के रूप में तुम्हारे पास रहेगी। आगे देखिए फ्रेंड, एज वी वेंट अलोंग टू योर न्यू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन यू ऑफन रिपीटेड that you durst say they were a set of stupid, disagreeable people, meaning the people at the school। अब यहाँ पे वो अपने बच्चे का जो व्यवहार है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जब हम तुम्हारे नए गंतव्य की ओर जा रहे थे ना, डेस्टिनेशन यानी गंतव्य, यू डर्स्ट से दे वर अ सेट ऑफ स्टूपिड डिसएग्रीएबल पीपल। देखिए डर्स्ट का मतलब जो है डेयर, ये जो फ्रेंड देख सकते हैं आप डेयर, ये डेयर्ड जो है इसका ओल्ड रूप है, पुराना समय यानी पुराने समय में इसको यूज़ किया जाता था। कंडक्ट हम देख चुके हैं, इसका मतलब होता है आचरण, है ना। कॉशन जो यहाँ पे आया इसका मतलब चेतावनी देना। इसके अलावा डिसएग्रीएबल का फ्रेंड यहाँ पे आते अमिलनसार या लड़ाकू प्रकार के बच्चे। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि जब हम तुम्हारे नए गंतव्य की ओर जा रहे थे तो तुम बार बार ये दोहरा रहे थे कि वो जो लड़के हैं वो स्टूपिड है, मूर्खों का एक झुंड है और लड़ाकू प्रकार के लोग हैं। यानी तुम कहना चाहते थे ये लोग जो हैं ये स्कूल के बच्चों के बारे में तुम ऐसा बोल रहे थे। यू वर टू ब्लेम दिस, यानी तुमने ये आलोचना की। इट इज़ अ गुड ओल्ड रूल टू होप फॉर द बेस्ट, ये एक पुराना अच्छा नियम है कि अच्छे सबसे अच्छे की उम्मीद करना चाहिए। ऑलवेज हमेशा, माय डियर मेरे प्रिय, बिलीव थिंग्स टू बी राइट, हमेशा विश्वास करो कि चीज़ें सही होंगी। टिल यू फाइंड देम कॉन्ट्रेरी, जब तक कि तुम उन्हें इसके विपरीत ना पाओ। एंड इवन देन इंस्टेड ऑफ इरिटेटिंग योर सेल्फ अगेंस्ट देम, और यहाँ तक कि तब भी अपने आप को परेशान करना उनके खिलाफ होकर के। एंडीवर टू पुट अप विद देम एज वेल एज यू कैन। एंड एंडीवर का मतलब होता है प्रयास करना। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि तुम कोशिश करो टू पुट अप विद मतलब होता है सहन करना, ठीक है ना। तो तुम कोशिश करो उनको सहन करने की जितना ज़्यादा अच्छे से तुम कर सकते हो। इफ़ यू कैन नॉट अल्टर देम, यदि तुम उन्हें बदल नहीं सकते। यू सेड, तुमने कहा था। यू वर श्योर यू शुड नॉट लाइक द स्कूल वेयर यू वर गोइंग। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तुमने कहा था, यानी जब हम स्कूल जा रहे थे तो तुमने कहा था कि तुम निश्चित थे कि तुम्हें वो स्कूल पसंद नहीं आएगा। दिस वाज रॉन्ग, ये गलत था। जब हम स्कूल जा रहे थे रास्ते में तो तुम बार बार ये कह रहे थे कि वो मूर्ख लोगों का झुंड है, ठीक है ना, लड़ाकू प्रकार के बच्चे। फिर उसके बाद वो कह रहा था कि वो निश्चित है कि उसे वो स्कूल पसंद नहीं आएगा। तो वो कह रहे हैं दिस वाज रॉन्ग, ये गलत था। वाट यू मीन्ट वाज दैट यू डिड नॉट लाइक टू लीव होम। अब यहाँ राइटर बच्चे की मनोदशा को बता रहा है, चाइल्ड साइकोलॉजी। वो ये कह रहा है कि तुम स्कूल की बुराई और बच्चों की बुराई इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम चाहते नहीं थे घर छोड़ना। हर बच्चा फ्रेंड, छोटा बच्चा जो होता है वो नेचुरल बात है, जब घर में रहता है तो माँ बाप का इतना ज़्यादा प्यार रहता है, और ये तो इकलौता पुत्र था। नेचुरल बात है, माँ बाप का बहुत ज़्यादा प्यार रहता है। माता पिता बच्चे की छोटी छोटी गलतियाँ, बड़ी गलती भी हो जाए तो उसको इग्नोर कर देते हैं, ऐसा उसको डांटते नहीं है, मारते नहीं है। अब जब वो बाहर जा रहा है हॉस्टल में रहने तो विलियम एलियट ये कह रहे हैं कि तुम
क्योंकि घर नहीं छोड़ना चाहते थे, तुम उस घर के सुरक्षित वातावरण को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए तुम इस तरह के बहाने बना रहे हो जो कि गलत है। आइए फ्रेंड आगे देखते हैं। बट यू कुड टेल वेदर यू शुड लाइक द स्कूल और नॉट। लेकिन तुम कह सकते थे कि तुम्हें स्कूल पसंद आया या नहीं आएगा। यू हैड गिवन इट टू ट्रायल, तुम्हें कम से कम एक बार कोशिश करना चाहिए थी, अदरवाइज नहीं तो यू सेइंग दैट यू शुड नॉट लाइक इट वाज डिटरमाइनिंग दैट यू वुड नॉट लाइक इट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि तुमने ये कहा था कि तुम निश्चित हो कि तुम्हें स्कूल पसंद नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता कि तुम कम से कम एक बार कोशिश करके तो देखते, एक बार वहाँ जाके देखते कि वहाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर तुमने पहले से ही कह दिया है कि वो अच्छा नहीं लगेगा, वो अच्छा स्कूल नहीं है, वहाँ के बच्चे अच्छे नहीं, तो इसका मतलब ये है कि तुम पहले ही दृढ़ संकल्प बना चुके हो कि वो अच्छा नहीं होगा। नेवर एंटिसिपेट एविल्स, कभी भी बुरी, है ना, एविल्स यानी बुराई, कभी भी बुराइयों का पूर्वानुमान मत लगाओ। और नहीं तो बिकॉज यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग एग्जैक्टली एज यू विश, क्योंकि दुनिया में हर चीज बिल्कुल वैसी नहीं हो सकती जैसा कि तुम चाहते हो। मेक देम आउट वर्स देन दे आर, उन्हें और ज़्यादा खराब मत करो जैसी कि वो है। थ्रू मोर स्पाइट एंड विलफुलनेस, देखिए स्पाइट का अर्थ होता है फ्रेंड बैर करना, द्वेष की भावना रखना, और विलफुलनेस का मतलब होता है मनमानी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कभी पहले से पूर्वानुमान मत लगाओ बुराई का या बुरी चीज़ों का, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल वैसी नहीं हो सकती जैसा कि तुम चाहते हो। और इस तरह से तुम उन चीज़ों को और ज़्यादा खराब मत करो केवल अपनी द्वेष की भावना से या अपनी मनमानी करने के तरीके से। जब बच्चा माँ बाप के पास होता है फ्रेंड, माता पिता के पास होता है, तो बहुत सारी मनमानियाँ करता है, अपनी जिद मनवा लेता है किसी भी बात के लिए। माता पिता का प्यार जो रहता है फ्रेंड, वो बच्चे को आज़ादी दे देता है मनमानी करने की, ठीक है ना। तो वो ये कहना चाहते हैं कि तुम इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें जो घर में जो प्यार मिला है उसकी वजह से तुम घर नहीं छोड़ना चाहते। आगे देखते हैं फ्रेंड। यू सीम्ड एट फर्स्ट टू टेक नो नोटिस ऑफ योर स्कूल फेलोज। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि तुमने पहली नज़र में ध्यान ही नहीं दिया अपने स्कूल के बच्चों के साथ, और रादर टू सेट योर सेल्फ अगेंस्ट देम, या तो तुमने अपने आप को उनके खिलाफ खड़ा कर लिया। बिकॉज दे वर स्ट्रेंजर्स टू यू, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अजनबी हैं। अब यहाँ पे राइटर ये कह रहा है कि क्योंकि वो बच्चे तुम्हारे लिए अजनबी हैं, अभी तुम उनको नहीं जानते हो, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुमने तो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, या तुम उनके खिलाफ खड़े हो गए हो केवल इसी कारण से कि वो तुम्हारे लिए अजनबी हैं। दे न्यू एज लिटिल ऑफ यू एज यू डिड ऑफ देम, वे तुम्हारे बारे में भी उतना ही कम जानते जितना कम तुम उनके बारे में जानते। सो दैट दिस वुड हैव बीन अ रीजन फॉर देयर कीपिंग अलूफ फ्रॉम यू एज वेल, और यही कारण हो सकता है कि वो तुमसे अलग थलग है। जैसा तुम उनके बारे में सोच रहे हो वैसे ही वो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, यानी कि जैसे अजनबी होने की वजह से तुम उनको बुरा कह रहे हो उनसे दूर रह रहे हो, तो सेम चीज़ उनके लिए भी हो सकती है, वो भी तुमसे दूर है, अलग है ना। वो क्योंकि जितना कम तुम उनके बारे में जानते हो उतना ही कम वो तुम्हारे बारे में जानते हैं। विच यू वुड हैव फेल्ट एज हार्डशिप, जिसको तुमने एक कठिनाई महसूस किया होगा। लर्न नेवर टू कंसीव अ प्रीजुडिस अगेंस्ट अदर्स। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं फ्रेंड लर्न कंसीव प्रीजुडिस अगेंस्ट अदर्स। अब वो कह रहे हैं कि सीखो किसी पूर्व धारणा, देखिए प्रीजुडिस मतलब होता है पूर्व धारणा से ग्रसित, है ना। किसी के बारे में हम एक पूर्वाग्रह बना लेते हैं, पहले से धारणा बना लेते हैं कि ये अच्छा है, खराब है, ऐसा है, वैसा है, इसे कहते हैं फ्रेंड प्रीजुडिस। कंसीव का अर्थ होता है फ्रेंड विचार करना। तो कह रहे हैं ये सीखो कि पूर्व धारणा मत बनाओ दूसरों के खिलाफ। बिकॉज यू नो नथिंग ऑफ देम, क्योंकि तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हो।
इट इज बैड रीजनिंग, ये गलत जो है तर्क देना, कुतर्क देना है। एंड मेक्स एनिमीज ऑफ हाफ द वर्ल्ड, और इस तरह से तो तुम अगर दुनिया के बारे में सोचोगे तो आधी दुनिया तुमको तुम दुश्मन बना लोगे। डू नॉट थिंक इल ऑफ देम, उनके बारे में खराब मत सोचो। टिल दे बिहेव इल टू यू, जब तक कि वो तुम्हारे साथ खराब व्यवहार ना करें। दिस विल disarm their hostility sooner than pick or resentment और कंप्लेंट। या राइटर फ्रेंड कह रहे हैं कि उनके बारे में खराब मत सोचो जब तक कि वो तुम्हारे साथ कोई खराब व्यवहार नहीं करें। दिस विल disarm their hostility sooner than pick और resentment और कंप्लेंट। देखिए फ्रेंड, पिक का मतलब होता है मन मुटाव पैदा करना ना, पिक। रिसेंटमेंट का फ्रेंड अर्थ होता है असंतोष, नाराजगी। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि उनके बारे में बुरा मत सोचो जब तक कि वो तुम्हारे साथ बुरा न करें, और इससे उनकी जो है दुश्मनी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। बजाय कि मन मुटाव पैदा करो, असंतोष दिखाओ या शिकायत करो, तो ये सब करने से अच्छा है कि उनके साथ व्यवहार करो, उनसे मिलो जुलो, तो उनकी जो दुश्मनी है, हॉस्टिलिटी है, वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगी बजाय ऐसे व्यवहार करने के। अब आगे देखते हैं फ्रेंड। आई थॉट यू वर डिस्पोज टू क्रिटिसाइज द ड्रेस ऑफ सम ऑफ द बॉयज एज नॉट सो गुड एज योर ओन। तो फ्रेंड यहाँ पे विलियम एलियट कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा, देखिए थॉट लगना ना, मुझे ऐसा लगा। यू वर डिस्पोज, डिस्पोज का मतलब यहाँ पे जो निकल रहा है इच्छुक। मुझे ऐसा लगा कि तुम इच्छुक थे बुराई करने में कुछ लड़कों की ड्रेस यानी कपड़ों के बारे में, कि वो उतने अच्छे नहीं थे जितने कि तुम्हारे खुद के थे। नेवर डिस्पाइस एनी वन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प, कभी किसी से उस चीज़ के लिए नफरत मत करो जिसके लिए वो खुद मदद नहीं कर सकता है, यानी वो व्यक्ति असहाय है जिस काम को करने में, उस चीज़ के लिए उससे नफरत मत करो। लीस्ट ऑफ ऑल, इससे कम जो है, फॉर इज पॉवर्टी, और कम से कम उसकी गरीबी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आई वुड विश यू टू कीप अप अपीयरेंसेस योर सेल्फ एज अ डिफेंस अगेंस्ट द आइडियल स्नीयर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे फ्रेंड राइटर कह रहे हैं कि मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ कि तुम इस तरह का दिखावट रखो अपने आप की कि तुम बचाव कर सको अपने आप का उन फालतू के मजाक का। देखिए आइडियल स्नीयर्स, यानी फालतू के मजाक, दुनिया के फालतू के मजाक का तुम जो है डिफेंस कर सको, यानी उससे बचाव कर सको। बट आई वुड नॉट हैव यू वैल्यू योर सेल्फ अपॉन देम, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपना महत्व जो है उसके सामने कम कर लो। आगे देखते फ्रेंड। आई होप यू विल नाइदर बी द ड्यूप नॉट द विक्टिम ऑफ वल्गर प्रेजुडिसेस, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम एक ड्यूप नहीं बनोगे। देखिए ड्यूप मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके साथ धोखा कर दिया जाए, है ना, इसको कहते हैं ड्यूप। और वल्गर यानी होता है फ्रेंड अशिष्ट, भद्दा। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित या शिकार, है ना। प्रीजुडिसेस मतलब होता है पूर्व धारणा से ग्रसित या पूर्वाग्रह से ग्रसित। तो यहाँ विलियम एलियट ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसे छले हुए व्यक्ति ना बनो, यानी तुम्हारे साथ ऐसा कोई धोखा ना कर दे दुनिया में, या तुम विक्टिम बन जाओ, पीड़ित बन जाओ अशिष्ट पूर्वाग्रह से ग्रसित चीज़ों का। इंस्टेड ऑफ सेइंग अबव, बजाय ऐसा कहने के, नेवर डिस्पाइस एनी वन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प, कभी किसी से ऐसी चीज़ के लिए नफरत मत करो जिसे वो करने में असहाय हो, यानी गरीब हो और वो गरीब व्यक्ति है, उसके कपड़े गंदे हैं, खराब है ना, या फटे पुराने, तो उन चीज़ों के लिए नफरत मत करो क्योंकि वो उस चीज़ के लिए असहाय है, गरीब है, वो अच्छे कपड़े महंगे कपड़े नहीं खरीद सकता। तो यहाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है फ्रेंड कि विलियम एलियट का जो पुत्र है वो नए और बढ़िया कपड़े पहन के जा रहा होता है,
जब वहाँ देखता है तो कुछ ऐसे गरीब लोगों के बच्चे रहते हैं जिनकी यूनिफॉर्म उतनी अच्छी नहीं होती है ना, उतनी साफ सुथरी या उतनी अच्छी नहीं होती, तो उनको देख करके वो ऐसा भाव बनाता है कि जैसे वो नफरत करने लायक है। यहाँ विलियम एलियट कह रहा है कि इस तरह का व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है। तुम ऐसी चीज के लिए उनसे नफरत कर रहे हो जिससे करने में वो असहाय है, यानी वो नए कपड़े नहीं खरीद सकते, ये उनकी मजबूरी है, वो गरीब है। कभी किसी गरीब व्यक्ति से या गरीबी की वजह से किसी से नफरत मत करो। एंड आई माइट हैव सेड नेवर डिस्पाइस एनीवन एट ऑल। मुझे ज़्यादा अच्छा होता कि मैं कह देता कि कभी किसी से भी नफरत मत करो, दुनिया में किसी से भी मत करो नफरत। फॉर कंटेम्प्ट इम्प्लाइज अ ट्रिम्फ ओवर एंड प्लेजर इन द इल ऑफ अनदर। फ्रेंड विलियम एलियट अपने पुत्र से ये कह रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा होता कि मैं तुमसे ये कहूँ कि दुनिया में किसी से भी मत करो नफरत, क्योंकि जो घृणा है ना, देखिए कंटेम्प्ट, जो घृणा है वो केवल जीत का एहसास दिलाती है, एंड प्लेजर इन द इल ऑफ अनदर, दूसरे की खराब चीज़ों पर जीत या उस जीत के ऊपर हासिल की गई खुशी का एहसास दिलाती है नफरत। इट मीन्स दैट यू आर ग्लैड एंड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ ऑन देयर फेलिंग्स और मिसफॉर्च्यून। इसका मतलब है कि तुम खुश हो और अपने आप को बधाई दे रहे हो उनके फेलिंग होने पर, उनके जो है असहाय होने पर और उनके दुर्भाग्य पर। मिसफॉर्च्यून यानी होता है दुर्भाग्य। अगर तुम उनसे नफरत करते हो इसका मतलब ये है कि तुम उनकी जो असहायपन है, उनकी जो गरीबी है, ठीक है ना, उनकी जो असमर्थता है, ठीक है ना, मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य है, उसके ऊपर तुमको जीत हासिल हो रही है। किसी के दुर्भाग्य पर, उसकी गरीबी पे, उसकी असहायता जो स्थिति है उसकी, है ना, उसके ऊपर कभी नफरत नहीं करना चाहिए। तो यहाँ राइटर कह रहा है बेटा नफरत तो किसी से भी नहीं करना चाहिए दुनिया में, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। आइए फ्रेंड आगे देखते हैं। द सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी इन अदर्स विदाउट दिस डायरेक्ट अपील टू अवर सेल्फ लव। ठीक है ना। अब देखिए सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी यानी होता है कमी। इंफीरियोरिटी मतलब होता है नीचा, नीचा कोई व्यक्ति होता है, अपने आप को कम करके देखता है, इसको कहते हैं इंफीरियोरिटी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड द सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी इन अदर्स, है ना, दूसरों की जो कमी है, जो उनका नीचापन है, उसका एहसास दिला करके। विदाउट दिस इनडायरेक्ट अपील टू आवर सेल्फ लव, और बजाय इसके कि जो हम स्वयं से प्यार कर रहे हैं, इज़ अ पेनफुल फीलिंग, ये एक दर्दनाक एहसास है। एंड नॉट एन एक्सल्टिंग वन, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी प्रशंसा की जाए। योर कंप्लेंट सिंस, तुम्हारी शिकायत, दैट बॉयज लाफ एट यू एंड डू नॉट केयर अबाउट यू, तुम्हारी ये शिकायत कि वो लड़के तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम्हारी परवाह नहीं करते। एंड दैट यू आर नॉट ट्रीटेड एज यू वर एट होम, और तुमने ये कहा कि तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाता जैसा कि तुम्हारे साथ घर पर किया जाता। माई डियर, मेरे प्रिय, दैट इज वन चीफ रीजन फॉर योर बीइंग सेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं मेरे प्रिय बच्चे, मेरे बेटा, यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण तुम्हें स्कूल भेजा जा रहा है। तो यहाँ राइटर जो है फ्रेंड विलियम हेजलिट, वो उनके पुत्र को ये समझा रहे हैं कि तुमको दूसरों से नफरत करना जो है ये बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, यानी किसी से भी दुनिया में नफरत नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो कहते हैं कि तुमने ऐसा बोला कि वो लड़के जो है वो तुम्हारे ऊपर हंसते हैं तुम्हारी केयर नहीं करते, परवाह नहीं करते, वो तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा कि तुम्हारे साथ घर पर होता है। तो वो अब ये कह रहे हैं कि यही वो सबसे बड़ा कारण है कि तुम्हें स्कूल भेजा जा रहा है। दैट इज वन चीफ रीजन फॉर योर बीइंग सेंट टू स्कूल, टू इन्योर यू बी टाइम्स to the unavoidable rubs and uncertain reception you may meet with in life। फ्रेंड जो इन योर वर्ड है इसका मतलब होता है तपाना, जैसे आग में तपाई जाती है कोई चीज़,
है ना। जैसे एक हिंदी में कहावत होती है, सोने को जब तक तपाया नहीं जाता तब तक वो कुंदन नहीं बनता। यानी सोना को जब तपाया जाता है तब वो कुंदन बनता है। कुंदन का मतलब है जो ऐसा सोना जिससे कि आभूषण बनाए जा सकते हैं। तो गर्मी से तपता है ना सोना, तब जाके वो कुंदन बनता है। इसी को कहते हैं एन्योर, तपा करके कुंदन बनाना। बी टाइम्स का फ्रेंड यहाँ पे जो अर्थ है अर्ली यानी शीघ्र। अनएवॉइडेबल का यहाँ पे अर्थ है अपरिहार्य यानी जिसको टाला ना जा सके। और रब्स का मतलब है घिसाई, जैसे किसी चीज को घिसते हैं उसको रब्स। जैसे दुनिया के लोग आपको घिसते हैं ताकि आप जो है परिपक्व हो जाएं। जब आप बच्चा जो है घर से निकलता है तो बहुत सारी ठोकरें खाता है, बहुत सारे जो है उसके साथ जो है ऐसे व्यवहार होते हैं जो घर पे नहीं होते। ये रगड़ाई जो होती है ना, इसी से बच्चा तपता है और तप के कुंदन बनता है। यहाँ पे राइटर यही कह रहे हैं कि यही वो सबसे बड़ा कारण है कि तुम्हें स्कूल भेजा जा रहा है, ताकि तुम तपो और सोने की तरह तप के कुंदन बन जाओ। टू इन्योर यू बी टाइम्स टू द अनएवॉइडेबल रब्स। अब यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें तपा करके ऐसा बना दिया जाए कि जो आगे आने वाले जो घिसाई है ना, उससे तुम तप जाओ और उसको सीख जाओ चीज़ों को सहन करना। अनसर्टेन रिसेप्शन यू में मीट विद इन लाइफ, और ऐसी अनजानी कई घटनाएं जो जीवन में कभी तुम्हारे साथ हो सकती हैं। यू कैन नॉट ऑलवेज बी विद मी, तुम हमेशा तो मेरे साथ नहीं रह सकते। बच्चा पूरी जिंदगी पिता के साए में नहीं रह सकता, इसलिए पिता जो उससे कह रहा है कि तुम्हें हम स्कूल इसलिए भेज रहे हैं कि तुम तपो, तुम सीखो, दुनियादारी सीखो। दुनिया के लोग कैसे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ आपके साथ अच्छा ही करते हैं, कुछ आपके साथ बुराई भी करते हैं। एंड परहैप्स इट इज एज वेल दैट यू कैन नॉट, तो संभवतः ये वो चीज़ है जो तुम नहीं कर सकते, यानी तुम करना नहीं चाहते। बट यू मस्ट नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू शो द सेम कंसर्न अबाउट यू एज आई शुड। अब यहाँ पे वही कह रहे हैं कि देखो बेटा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर तो नहीं रह सकता, तो तुमको दुनिया के दूसरे लोगों से ऐसी चीज की उम्मीद नहीं करना चाहिए, यानी ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं करना चाहिए जैसा कि मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। पिता के लिए तो बच्चा एक फूल की तरह होता है, जिसको वो कभी भी नहीं चाहता कि उसको कोई कठिनाई आए, उसको कोई भी धूप लग जाए, है ना, उसको हर दुनियादारी के कष्ट से बचा कर रखना चाहता है। लेकिन यहाँ विलियम हैजलिट कह रहे हैं कि बेटा, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम इस तरह से जो मेरे साए में हमेशा रहो और तुम दुनियादारी ना सीख पाओ, तो तुम्हें आगे जाके बहुत कष्ट झेलना पड़ेंगे, है ना। ये रब्स जो बोला है, इसलिए तुम्हें स्कूल भेज रहा है ताकि तुम ये दुनियादारी की चीज़ें सीख सको। आइए फ्रेंड, अब आगे देखते हैं। यू हैव हिथरटो बीन अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। फ्रेंड, हिथरटो का मतलब होता है अब तक, और स्पॉइल्ड का मतलब वैसे तो होता है बिगड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं मनमानी करने वाला बच्चा जो होता है ना। घर पे बच्चे जिद करते हैं, मनमानी करते हैं, उसे उन्होंने कहा स्पॉइल्ड चाइल्ड। एंड हैव बीन यूज्ड टू हैव योर ओन वे अ गुड डील बोथ इन द हाउस एंड अमॉन्ग योर प्ले फेलोज। अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि अब तक तो तुम घर में जो रहे हो, है ना, हिथरटो, अब तक तो तुम घर में ऐसे बच्चे रहे हो जो अपनी मनमानी करता था, घर में भी करता था और जहाँ खेलने जाता था, है ना, प्ले फेलोज यानी जो उसके खेल के साथी थे, उनके साथ भी तुम इस तरह की मनमानी करते थे। विद हुम यू वर टू फॉन्ड ऑफ बीइंग अ लीडर, जिनके साथ रह करके तुम एक नेता की तरह बन के फिरते थे, है ना, जिनका नेतृत्व करते थे, मनमानी करते थे अपनी। बट यू हैव अ गुड नेचर एंड गुड सेंस, लेकिन तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है और तुम्हारी समझ भी बहुत अच्छी है। एंड विल गेट द बेटर ऑफ दिस इन टाइम। अब यहाँ पे उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए विलियम हैजलिट कह रहे हैं कि तुम्हारा नेचर तो बहुत अच्छा है और तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी समझदारी है, और तुम जल्दी जो ये चीज़ें, इनमें से ज़्यादा अच्छा जो है तुमको मिल जाएगा। बहुत जल्दी तुम सीख जाओगे ये सारी चीज़ें कि नए लोगों के साथ कैसे रहते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड राइटर जो है
अब बच्चे को समझा रहे हैं कि अभी तक तो तुम घर में रहे, मनमानी करना, जिद मनवाना, जो बच्चों के साथ तुम खेलते थे उनके साथ भी तुम इस तरह से व्यवहार करते थे, उनके लीडर बन जाते थे, ठीक है ना। लेकिन तुम अब जो नए लोगों के साथ आए हो तो जल्दी ही तुम इन चीज़ों को भी सीख जाओगे, उनके व्यवहार को समझ जाओगे। यू हैव नाउ गॉट अमोंग अदर बॉयज हु आर योर इक्वल्स। अब ये कह रहा है कि अब तुम ऐसे बच्चों के साथ में आए हो जो तुम्हारे बराबर के हैं। जब तुम घर पे खेलते थे तो तुम बड़े थे और तुम्हारे साथ के बच्चे छोटे थे, तो तुम उनके नेता बन जाते थे और तुम उनसे अपनी बात मनवा लेते थे। लेकिन अब जो बच्चों के साथ तुम आए हो वो तुम्हारे इक्वल हैं, बराबर है, और बिगर एंड स्ट्रोंगर, या फिर बड़े हैं और ज़्यादा ताकतवर है, देन योर सेल्फ, तुम्हारी तुलना में, एंड हु हैव समथिंग एल्स टू अटेंड टू बिसाइड्स ह्यूमरिंग योर विम्स एंड फैंसीज। तो अब राइटर फ्रेंड ये कह रहा है कि अब तक तो तुम जो बच्चों के साथ खेलते थे ना वो तो छोटे थे, तो तुम्हारी दमदारी चल जाती थी। लेकिन अब जो बच्चों के साथ तुम आए हो वो तुम्हारे बराबर है या तुमसे बड़े और ज़्यादा ताकतवर भी हैं, और ऐसे बच्चे हैं जिनके पास करने के लिए और बहुत सारे काम हैं। बजाय कि तुम्हारे साथ हंसी मजाक करना, तुम्हारे जो नखरे हैं उनको सहन करना, तुम्हारी कल्पनाओं को देखना, तो इसके अलावा भी उनके पास और बहुत सारे काम होते हैं। एंड यू फील दिस एज रिपल्स और पीस ऑफ इनजस्टिस। और ऐसा होने से तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो है रिपल्स करता है, तुम्हारे को दूर करता है, प्रतिकर्षित करता है स्कूल से, या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। जैसा बच्चे ने बोला ना कि ये मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा कि मेरा स्कूल, जैसा कि मेरा साथ घर पे होता था। ये बच्चे मुझसे बात नहीं करते, मुझसे नफरत करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, है ना। तो ये सारी बातें वो कह रहे हैं कि पहले तो क्या था कि तुम जिन बच्चों के साथ खेल रहे थे वो तो छोटे थे, तुम्हारी मनमानी चल जाती थी, जिद चल जाती थी। लेकिन अब स्कूल में जब तुम आए हो तो ज़्यादातर बच्चे या तो तुम्हारे बराबर हैं या तुमसे बड़े हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं। इसके अलावा उनके पास करने के लिए और बहुत सारे काम हैं, बजाय कि तुम्हारे नखरे देखें, तुम्हारी जो है भावनाओं की कदर करें। इसके अलावा उनके पास बहुत सारे काम हैं और इस वजह से तुम्हें क्या हो रहा है कि प्रतिकर्षण पैदा हो रहा है स्कूल से, या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। आगे देखें फ्रेंड, बट द फर्स्ट लेसन टू लर्न इट दैट देयर आर अदर पीपुल इन द वर्ल्ड बिसाइड्स योर सेल्फ। अब यहाँ राइटर कह रहे हैं कि अब जिंदगी का जो पहला लेसन है, पहला सबक ये है, तुम्हें अब ये समझना पड़ेगा और ये सीखना पड़ेगा कि दुनिया में और भी बहुत से लोग हैं तुम्हारे अलावा, दुनिया में तुम अकेले नहीं हो। फ्रेंड, चाइल्ड साइकोलॉजी जो होती है, बच्चा जो होता है, छोटे बच्चे खास तौर से, उनके अंदर ये भावना होती है कि उन्हें ऐसा एहसास होने लगता है कि वो दुनिया में अकेले हैं, क्योंकि माँ बाप, घर के सारे लोग उनके नाज नखरे उठाते हैं। राजा बेटा बोलते हैं ना, राजा बेटा, तो राजा की तरह ही महसूस करता है कि मैं राजा हूँ, बाकी सब मेरी प्रजा है। इस तरह के भाव आ जाते हैं बच्चे में। तो अब यहाँ पे राइटर समझा रहे हैं कि अब स्कूल में वो तुम राजा महाराजा नहीं हो, अब तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि दुनिया में तुम अकेले ही नहीं हो। जो दूसरे बच्चे हैं वो तुमसे बड़े हैं, बराबर हैं या ज़्यादा ताकतवर हैं, और उनके पास और भी बहुत से काम है तुम्हारे नाज नखरे उठाने के अलावा। तो फ्रेंड, आप देखेंगे कि इस पत्र को पढ़ते समय यदि आपकी शादी हो चुकी है और आपके बच्चे हैं, तो आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि एक बच्चे के लिए जो माँ या पिता होते वो किस तरह की सीख देना चाहते हैं, किस तरह की बातें उसको सिखाना चाहते हैं। खास तौर से ये लेटर फ्रेंड उस समय लिखा गया है जब विलियम हैजलिट की तबीयत खराब रहती थी और इसके कुछ सालों बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जिएंगे, और वो जब स्कूल छोड़ने जाते हैं तो बच्चे को तो ये लेटर लिखते हैं और उसमें ये सारी चीज़ें सिखाते हैं कि बेटा ये सब चीज़ें तुम्हें सीखना है कि जीवन में आचरण कैसे किया जाता है, कैसे दूसरों के बारे में हमको प्रीजुडिस नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, कैसे हमें दूसरों से नफरत केवल इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो गरीब हैं, असहाय हैं। दुनिया में तुम्हारे अलावा भी बहुत से लोग हैं, तुम अकेले ही नहीं हो। ये जो एहसास अभी तक तुम्हारे पास था घर में, वो अब दुनियादारी में आने के बाद ये एहसास अब नहीं चल पाएगा। आइए फ्रेंड आगे देखते हैं। देयर आर
a number of boys in the school where you are, whose amusement and pursuit, whatever they may be, are and ought to be of as much consequence to them as yours. अब यहाँ पे विलियम एलियट वही बात कह रहे हैं फ्रेंड कि स्कूल में ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास उनका स्वयं का कोई मनोरंजन है, उनका स्वयं का कोई काम काज है, वाट एवर दे में भी, जो कुछ भी हो सकता है, हर व्यक्ति का अलग होता है। आर एंड ऑट टू बी ऑफ एज मच कॉन्सिक्वेंस टू देम एज योर्स, और उसका उनके लिए उतना ही महत्व है जैसे कि तुम्हारा अपने लिए महत्व है। यानी जैसे कि तुम्हारे मनोरंजन के साधन है, तुम्हारे भी अपने काम काज है और उनका तुम्हारे लिए महत्व है, इसी तरह से उनके पास भी अपने मनोरंजन के साधन है, उनका भी अपना काम काज है और उनके लिए उसका इम्पोर्टेंस उतना ज़्यादा है। एंड टू विच देयर फॉर यू मस्ट गिव वे इन योर टर्न, और इसी कारण से तुम्हें जो है अपनी बारी के लिए इंतज़ार करना चाहिए। यानी वो तुम्हें भी महत्व देंगे, लेकिन उनके पास और भी तो काम काज है ना, खाली ये तो नहीं हो सकता कि केवल तुम्हारे ऊपर ही ध्यान देते रहे पूरे समय। द मोर years of childish self-importance you give yourself, you will only expose yourself to be the more thwarted and laughed at. अब यहाँ पे विलियम एलियट कह रहे हैं कि जो आत्म महत्व, स्वयं के महत्व का ये जो बचकाना सा अहंकार है ना, एयर्स यानी अहंकार, स्वयं को महत्व देने का ये बचकाना सा जो अहंकार है, तो ये स्वयं पे अगर ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दोगे तो आगे जाके ये क्या होगा, ये थ्वार्ट करेगा तुम्हारे काम धंधे में, यानी तुम्हारे जीवन में अड़ंगे लगाएगा। और लाफ्ड एट, यानी तुम पर लोग हंसेंगे अगर इस तरह का तुम व्यवहार रखोगे, इस तरह की सोच रखोगे, तो ये तुम्हारे जीवन में अड़ंगा ही लगाएंगे, व्यवधान डालेंगे और तुम्हारे ऊपर हंसा जाएगा। बहुत ही सुंदर जो है सीख कह सकते हैं, लेसन जो एक पिता अपने पुत्र को देना चाहता है, और वो भी आप इस चीज़ को इमेजिन करिए कि ऐसा व्यक्ति हो जिसे जो बीमार रहता हो, कहीं ना कहीं भावना आ जाती कि अब मैं शायद लंबे समय तक ना जी पाऊँ, और जब मैं चला जाऊँगा तो मेरा ये जो राजा बेटा है ये दुनिया के सामने राजा नहीं है ना, दुनिया उसके साथ एक राजा की तरह व्यवहार नहीं करेगी, तो वो उसको इन्योर करना चाहता है, उसको तपा के कुंदन बनाना चाहता है। वो चाहता है कि उसे वो सामना ना करना पड़े, जो वो गलतियाँ उसने खुद ने अपने जीवन में करी थी, वो गलतियाँ वो ना करे, उसे उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े जिन कठिनाइयों का सामना उसने अपने जीवन में किया था। आगे देखते हैं फ्रेंड, ट्रू इक्वलिटी इज द ओनली ट्रू मॉरलिटी, सच्ची समानता एकमात्र सच्ची नैतिकता है। और ट्रू विजडम या सच्ची समझदारी है, रिमेंबर ऑलवेज दैट यू आर बट वन अमोंग अदर्स, हमेशा याद रखो कि तुम उनमें से ही एक हो, यानी उनके ही जैसे हो जिनके साथ तुम रह रहे हो। एंड यू कैन हार्डली मिस्टेक योर प्लेस इन सोसाइटी, और तुम शायद ही अपना कोई गलत स्थान बना सको, यानी एक गलत सोच बना सको समाज में। इन योर फादर्स हाउस यू माइट डू एज यू प्लीज्ड, अपने पिता के घर में तुम वो कर सकते थे जो तुम चाहते थे। इन द वर्ल्ड, दुनिया में, यू विल फाइंड कॉम्पिटिटर्स एट एवरी टर्न, अपने पिता के घर में तो तुम राजा बेटा थे, तुम जो चाहते सो करते थे, जो तुम्हारी इच्छा होती थी वो करते थे, तुम अपनी मनमानी करते थे, जिद करते थे, और माता पिता तुम्हारी हर जिद को सहन कर लेते थे। तो अब वही कह रहे हैं कि तुम अपने पिता के घर में तो मनमानी कर लेते थे बेटा, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं चलेगा। अब तुम्हें हर मोड़ पर कॉम्पिटिटर मिलेंगे, हर मोड़ पर तुम्हारे जो है प्रतिद्वंदी खड़े होंगे जो तुम्हारा सामना करेंगे। आइए फ्रेंड, अब हम आखिरी मोड़ पर आ गए इस चैप्टर के। यू आर नॉट बॉर्न किंग्स सन, देखिए यही बात मैं अभी बार बार कह रहा था, तो राइटर यही बात समझाना चाहता है बच्चे को, तुम एक राजा के पुत्र के रूप में पैदा नहीं हुए टू डिस्ट्रॉय और डिक्टेट टू मिलियंस, ताकि तुम नष्ट कर दो, बर्बाद कर दो, या तुम तानाशाह बन जाओ लाखों लोगों के ऊपर।
यू कैन ओनली एक्सपेक्ट टू शेयर देयर फेट, तुम केवल उम्मीद कर सकते हो बांटने का उनके भाग्य को। और सेटल आवर डिफरेंसेस एमाइकेबली विद देम, तुम केवल जो उनके भाग्य को बांट सकते हो अपने साथ, या तुम अपने जो मतभेद हैं उनको मित्रतापूर्ण वातावरण में उनके साथ सुलझा सकते हो। यू ऑलरेडी फाइंड इट सो एट स्कूल, तुमने पहले ही ये चीज़ देख ली है अपने स्कूल में। एंड आई विश यू टू बी रिकंसाइल्ड टू यू सिचुएशन एज सुन एंड विद एज लिटिल पेन एज यू कैन। आगे फ्रेंड वो ये कह रहे हैं कि आई विश यू टू बी रिकंसाइल्ड टू यू, मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम इस बात को स्वीकार कर लो। देखो रिकंसाइल का मतलब होता है परिस्थिति को स्वीकार कर लेना, समझौता कर लेना। तो वो कह रहे हैं कि मेरी ये इच्छा है कि तुम परिस्थिति को स्वीकार कर लो, समझौता कर लो इस परिस्थिति से एज सुन, जितना जल्दी संभव, एंड विद एज लिटिल पेन एज यू कैन, और जितना जल्दी तुम इन परिस्थितियों को स्वीकार कर लोगे, जितना जल्दी इस वातावरण में अपने आप को ढाल लोगे, उतना ही कम दर्द होगा, उतनी ही कम तकलीफ होगी तुमको। फ्रेंड ये पिता की एक सीख है, एक लेसन है बच्चे के लिए। विलियम हैजलिट ने अपने पुत्र, जिनका नाम भी विलियम हैजलिट ही है, तो अपने पुत्र को विलियम हैजलिट जूनियर का है, उनको ये पत्र उन्होंने लिखा था जब वो स्कूल जा रहा था पहली बार, बोर्डिंग स्कूल यानी कि जहाँ पे छात्रावास होते हैं, जहाँ पे बच्चे रहते भी हैं। नेचुरल बात है कि उनके पुत्र के लिए भी एक याद के तौर पर रहा ये लेटर। इसलिए आप देखेंगे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने इस लेटर को पब्लिश कराया ताकि पूरी दुनिया को दिखा सके उनका पिता जो है कितना अच्छा था, कितना महान था। फ्रेंड फादर्स लेटर जो है एक बहुत ही, देखा जाए तो दिल को छूने वाला पत्र है। अगर आप स्वयं एक पिता हैं या माँ हैं, अगर आपके कोई पुत्र या पुत्री हैं, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे कि क्या बच्चे के प्रति हमारे क्या विचार रहते हैं। एक पिता अपने बच्चे को जब दुनिया के सामने भेजता है तो कितनी आशंकाओं से घिरा होता है। बहुत ही मार्मिक तरीके से बात को कहा गया है और ऐसा लगता है कि ये बात जैसे हम भी अपने बच्चों से कहना चाहते हैं। आई होप फ्रेंड कि मैंने एक एक लाइन और एक एक शब्द को आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स में लिख करके, ऐप में जाके वहाँ पे आप कमेंट्स में लिख करके, या मुझे व्हाट्सएप पर लिख करके भी भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता लगे कि आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं पसंद आ रहा है और क्या सुधार हम इसमें कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।